नमस्कार। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पाँव की नली में खून का थक्का जम जाता है। जब ये खून का थक्का जम जाता है तो पाँव में सूजन आ जाती है, पाँव फूल जाता है, दर्द होने लगता है। ज़्यादातर एक पाँव में होता है और पाँव बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। इसमें जब कभी ये प्रॉब्लम आती है तो अग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ये पाँव की नली में जमा हुआ खून का थक्का या क्लॉट वहाँ से निकल के अगर हार्ट से होता हुआ, राइट हार्ट से होता हुआ लंग्स की नली में चला जाता है तो लंग्स की नली को चोक कर सकता है, व्यक्ति की तात्कालिक मृत्यु हो सकती है, श्वास लेना मुश्किल हो सकता है। इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। आज हम बात करेंगे ये दोनों ही बीमारियों के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड बीमारी है, दोनों के रिस्क फैक्टर्स भी लगभग बराबर होते हैं। अगर डीप वीनस थ्रोम्बोसिस होगा तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ जाएगा ज़्यादातर, क्योंकि एक पहले डीप वीनस थ्रोम्बोसिस आता है, फिर वहाँ से क्लॉट निकल के लंग्स में जाता है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि लंग्स में डायरेक्ट क्लॉट बने, पर ज़्यादातर केस में पहले डीवीटी आता है फिर एम्बोलिज्म आता है, इसलिए ये दोनों इंटर रिलेटेड बीमारियां हैं। तो इन दोनों के कारणों पर या रिस्क फैक्टर्स पर डिस्कस करेंगे, जिसको समझकर हम सावधानी बरत सकेंगे कि फ्यूचर में हमें इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। दोनों ही बीमारियों के लिए, खासकर डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के लिए, इमोबिलिटी या बिस्तर पर लंबे समय तक पड़े रहना एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। ऑपरेशन के बाद, पैरालिसिस के बाद, किसी भी बीमारी के बाद जो व्यक्ति बेड पर पड़ा रहता है उसकी मृत्यु का सबसे इम्पोर्टेंट कारण पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीप वीनस थ्रोम्बोसिस है। क्लॉट बनता है, तुरंत लंग्स में जाता है, तात्कालिक पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचने के लिए ऐसे लोग जो लोग लंबे समय तक बेड पर पड़े उनको चलाते फिराते रहिए, जितना जल्दी हो उनको एम्बुलेटरी करिए, बेड पर पड़े रहने मत दीजिए। और अगर बेड पे हैं तो भी उनके पाँव को एटलीस्ट चलाते रहिए ताकि पाँव में क्लॉट ना बने। सर्जिकल पीरियड में भी काफ़ी कॉमनली डीप वीनस थ्रोम्बोसिस होता है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, तो इस दौरान सर्जरी जैसे ही खत्म हो पेशेंट को 1-2 दिन के बाद चलना फिरना तुरंत चालू करना चाहिए। और जब तक पेशेंट पूरी तरह से चलना फिरना चालू ना करे, खून पतला करने की दवा देते रहना चाहिए। किसी बड़ी इंजुरी के बाद भी डीप वीनस थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म का चांस बढ़ जाता है, खासकर अगर पाँव में इंजुरी हुई हो। आप पाँव को हिलाते नहीं है, डॉक्टर आपको ऑर्थोपेडिशियन बोल देता है कि पाँव को रेस्ट देने की ज़रूरत है, आप बिस्तर पर पड़े रहते हो, इस माथापच्ची में आपके पाँव में बन जाता है क्लॉट, हो जाता है लंग्स में और पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो ट्रॉमा वाले पेशेंट्स में डीप वीनस थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म ज़्यादा होता है। ट्रॉमा के बाद जल्दी एम्बुलेशन करना, खून पतला करने की दवा लेना ये ज़रूरी है ताकि लोगों को क्लॉटिंग ना हो। इसी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है। प्रेगनेंसी में जो यूट्रस का जो वेट होता है या बच्चे के साथ जो बच्चादानी का वेट होता है, वो आपकी जो नसें हैं, वेन्स है, उसको कंप्रेस करता है, जिससे ब्लड में पाँव में स्टैग्नेशन हो जाता है और क्लॉटिंग बन सकती है। हालांकि प्रेगनेंसी में खून पतला करने का दवा सबको नहीं देते हैं, लेकिन अगर सावधानी रखेंगे, चलना फिरना मेंटेन रखेंगे, बिस्तर पर पड़े नहीं रहेंगे, एक करवट पर सोएंगे तो रिस्क कम हो जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो हार्मोन प्रिपरेशंस लोगों को दिए जाते हैं, इससे भी क्लॉटिंग का टेंडेंसी बढ़ जाता है। तो यदि कोई फीमेल पेशेंट इस तरह की मेडिसिन को यूज़ कर रही है तो ज़्यादा सावधानी रखें, नहीं तो क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाएगा। इसके रिस्क को आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। कैंसर भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जब कैंसर होता है तो पाँव में क्लॉटिंग का, एम्बोलिज्म का चांस बढ़ जाता है। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स की मृत्यु का कारण एम्बोलिज्म होता है, तो ज़्यादा सावधानी रखें। वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। वजन को कम करेंगे तो डीप वीनस थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म का रिस्क कम हो जाएगा। स्मोकिंग करना, अल्कोहल पीना, ये भी रिस्क फैक्टर्स है, इससे भी आपकी क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। इनको जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करें तो अच्छा है। फैमिली अगर हिस्ट्री अगर किसी की है, किसी की फैमिली हिस्ट्री में पहले किसी को परिवार में डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म इस तरह की बीमारी हुई थी, तो वैसे व्यक्ति के बच्चों को होने का चांस ज़्यादा रहेगा। कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स है या कंजेनाइटल इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि प्रोटीन सी, प्रोटीन एस डिसऑर्डर्स, फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन, ये सब जेनेटिक कंडीशंस ऐसी है जिसमें ब्लड में क्लॉटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। जिस किसी को फैमिली की हिस्ट्री है उसको इस तरह का प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है, टेस्ट करवा के देख सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर पहले हुआ है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म, तो वैसे व्यक्ति को भी होने का चांस ज़्यादा है। डीवीटी अगर उसको व्यक्ति को ही खुद हुआ है तो दोबारा होने का चांस ज़्यादा रहेगा, तो उसको भी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। एज एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। उम्र दराज पेशेंट्स में भी इसका चांस ज़्यादा होता है। हार्ट फेलियर या हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो तो वैसे पेशेंट्स को भी ज़्यादा हो सकता है, खासकर किसी को अगर राइट हार्ट का फेलियर हो या ओवरऑल
डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर, तो वैसे व्यक्ति को क्लॉटिंग का चांस ज़्यादा होता है। किसी व्यक्ति का अगर ब्लड थिनिंग मेडिसिन का डोज कम हो या क्लॉटिंग के फैक्टर्स ज़्यादा हो ब्लड में, तो वैसे भी व्यक्ति को हो सकता है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स को, जिनको क्लॉट बनने का टेंडेंसी ज़्यादा है, वैसे लोग को डीप वेनस थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म हो सकता है। लंबे समय तक चलने वाली मेडिकल बीमारियां जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एस्थमा, इस तरह की बीमारियों से भी इसका चांसेस बढ़ सकता है। बैठे बैठे का जीवन जो लोग रखते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिनकी है, उसको भी इसका ज़्यादा रिस्क होता है, तो वैसे लोगों में भी ये ज़्यादा देखने को मिलता है। वैरिकोज वेन्स वाले पेशेंट्स में, जिनको पाँव की नलियों का सूजन होता है, तो वैसे लोगों में भी इसके रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अगर उसने किया हो और उस दौरान वो बैठे बैठे ही रहा हो, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स लोग कवर करते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स में 12 से 24 घंटे तक बैठे रहते हैं, तो वैसे लोग को भी क्लॉट बनने का चांस ज़्यादा रहता है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लंबे समय तक बैठे नहीं रहे, बीच में थोड़ा चलते फिरते रहे। किसी व्यक्ति को कोई कैथेटर्स डले हुए हो, जैसे कि डायलिसिस कैथेटर्स है, सेंट्रल वीनस कैथेटर्स है, इंजेक्शन के लिए कैथेटर्स डले हुए हैं, जो कई महीनों तक इंजेक्शन देते रहते हैं, वेन्स में डाल दिए जाते हैं, तो उनमें भी क्लॉट बनने की वजह से नसों में चोक हो सकता है, तो उसको भी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। इन्फ्लेमेटेड बाउल डिजीज, पेट की आंतों का एक सूजन की बीमारी है, इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज होता है। इस तरह के पेशेंट्स में भी थोड़ी क्लॉटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स जैसे थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोफिलिया, ये जो बीमारियां हैं, फैक्टर V लेडिन म्यूटेशन है, प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशंस है, ये सारी बीमारियों में भी क्लॉटिंग का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। किडनी में ज़्यादा प्रोटीन छनने की बीमारी, जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन किडनी में निकलता है, वैसे लोगों को भी डीप VT एम्बोलिज्म हो सकता है। कुछ तरह के ब्लड कैंसर्स है, जैसे माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स है, वैसे लोगों को भी इसका चांसेस ज़्यादा हो सकता है। जिन लोग की बॉडी में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस है, वैसे लोगों को भी क्लॉट बनने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह का कोई सूजन हो, तो वैसे में भी क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, खासकर अगर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो, इसकी वजह से एडमिट अगर करना पड़ता है, तो ये भी आपकी बॉडी में क्लॉटिंग की टेंडेंसी को बढ़ाता है। आज हमने बात करी कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों को DVT यानी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बीमारी होती है। ज़्यादातर जिनकी भी क्लॉटिंग टेंडेंसी हो उनको ज़्यादा हो सकता है, पहले किसी को आया हो या फैमिली में किसी को आया हो उनको हो सकता है। बैठे बैठे का जो लोग जीवन व्यतीत करते हैं, वजन ज़्यादा है, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, या ऑपरेशन के बाद खून पतला करने की दवा उनको नहीं दी गई, बॉडी में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, कोई ब्लड कैंसर्स हैं या बॉडी में कोई अलग तरह के कैंसर्स हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस या प्लेटलेट्स उनकी बॉडी में ज़्यादा है, थ्रोम्बोफिलिया है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, बॉडी में कोई कैथेटर्स वगैरह पड़े हुए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ों में आपको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म का चांसेस होने का ज़्यादा हो सकता है। ये कारणों को यदि आप समझ सकेंगे तो बीमारी को बचने का या उससे निजात पाने का या उसको सही समय पर डिटेक्ट करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, ताकि जब कभी भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप खुद को एंटीसिपेट करके वो प्रॉब्लम को उससे बच सके या सही समय पर ट्रीट कर सके, तो आप बीमारी बढ़ेगी नहीं, प्रॉब्लम नहीं करेगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यदि DVT और एम्बोलिज्म संबंधित आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इससे संबंधित काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है, इनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, उसे चेकआउट करिए, काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। थैंक यू।